लंदन की ठंडी हवाओं के बीच एक अनोखी बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया एस्टेला। मगर ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके बालों में एक तरफ काले और दूसरी तरफ सफेद रंग की लटें थीं, जैसे भाग्य ने पहले ही तय कर दिया हो कि ये लड़की भीड़ से अलग चलेगी। एस्टेला का बचपन सीधा नहीं था। वह बाकी बच्चों जैसी विनम्र नहीं थी। स्कूल में नियमों से बगावत करना, अपने अजीब कपड़े पहनकर सबको चौंकाना और हर छोटी चीज को लेकर लड़ पड़ना, यही उसकी पहचान थी। उसकी माँ कैथरीन एक सीधी सादी मगर मजबूत महिला थी, जो हमेशा एस्टेला को समझाती, दुनिया में चलने के दो रास्ते हैं, एक सीधा और एक क्रुएला का। तू कौन सा चुनेगी? एस्टेला मुस्कुराकर कहती, मैं अपना रास्ता बनाऊंगी। लेकिन एस्टेला के भीतर एक दूसरा चेहरा भी पल रहा था, क्रुएला। एक साहसी, तुनक मिजाज और बगावती आत्मा जो हर वक्त उभरने को तैयार रहती थी। माँ ने उसे समझाया था कि उस क्रुएला को दबाकर रखना चाहिए। कि नहीं करी या एस्टेला उसे पाल रही थी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी आसान नहीं, अलग होगी। एक दिन जब एस्टेला की उम्र महज 12 साल थी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। माँ उसे एक भव्य हवेली में ले गई, हिल हॉल। वहां का माहौल इतना भव्य था कि एस्टेला की आंखें चमक उठीं। माँ किसी से मिलने आई थी, एक रहस्यमयी और प्रभावशाली महिला से। एस्टेला को कार में रुकने को कहा गया, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे अंदर खींच ले गई। भीतर एक बड़ा सा आयोजन चल रहा था। अमीर लोग, डिजाइनर कपड़े, चमकती बत्तियां और ऊंची एड़ी की धमकती चालें। एस्टेला अपनी माँ को खोजने के लिए इधर उधर भागी, और तभी उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, द बैडनेस, एक रहस्यमयी, निष्ठुर और घमंडी फैशन डिजाइनर। एस्टेला उसकी पोशाकें देखकर हैरान रह गई। ये है असली फैशन, उसने खुद से कहा। मगर कुछ पलों में सब बदल गया। होटल के ऊपरी हिस्से में खड़े होकर एस्टेला ने देखा कि उसकी माँ बैडनेस से कुछ मांग रही थी, और अगले ही क्षण 3 खूंखार डल्मेशियन कुत्ते दौड़ते हुए आए और कैथरीन को एक ऊंची चट्टान से नीचे गिरा दिया। सब कुछ जैसे ठहर गया। एस्टेला की दुनिया चकनाचूर हो गई। उसकी माँ मर चुकी थी उसके सामने, और वो खुद को दोष देने लगी। वो वहां क्यों गई? उसने माँ की बात क्यों नहीं मानी? डर, अपराध बोध और घम से भरी एस्टेला भाग निकली। वो भागती रही तब तक जब तक थककर एक सुनसान गली में नहीं पहुंची। वहीं उसे 2 बच्चे मिले, जैस्पर और हॉर्स, 2 यतीम जो जेबकतरी और छोटी मोटी चोरी से जिंदा रहते थे। वो एस्टेला को अपने साथ ले आए, उनकी नई टीम मेंबर के रूप में। और वहीं से शुरू हुई एक नई जिंदगी। एस्टेला अब अनाथ थी, लेकिन अकेली नहीं। साल बीत गए। एस्टेला अब जवान हो चुकी थी। जैस्पर और हॉर्स के साथ उसका रिश्ता परिवार जैसा बन गया था। तीनों मिलकर कपड़े चुराना, वेश बदलना और शहर की आंखों में धूल झोंकना, यही उनका पेशा बन गया था। मगर एस्टेला के मन में एक सपना अब भी पल रहा था, फैशन डिजाइनर बनने का। वो अब भी कपड़ों से प्यार करती थी। वो कबाड़ से डिजाइन तैयार करती, उन्हें पहनती और आईने में खुद को क्रुएला की नजरों से देखती। एक दिन जैस्पर ने एस्टेला को जन्मदिन पर एक खास तोहफा दिया, एक नकली पहचान और एक नौकरी लिबर्टी फैशन स्टोर में। वो जानते थे कि एस्टेला कुछ बड़ा कर सकती है। वहां एस्टेला को टॉयलेट साफ करने का काम मिला, लेकिन उसके सपने अभी भी जिंदा थे। रात में वो चुपचाप ड्रेसिंग रूम में जाती, शानदार डिजाइन बनाती और कल्पना करती कि एक दिन ये शहर उसका नाम जानता होगा। फिर एक रात बारिश हो रही थी और एस्टेला ने एक विंडो ड्रेसिंग में बदलाव कर दिया। वो इतना अनोखा था कि अगली सुबह स्टोर के मालिक हक्का बक्का रह गए। मगर किस्मत ने करवट ली जब बैरनेस खुद वहां आई। हाँ, वही बैरनेस जिसने सालों पहले उसकी माँ को मार डाला था। ये एस्टेला को नहीं पता था, मगर उसकी आत्मा में हलचल जरूर हुई। बैरनेस उसकी विंडो ड्रेसिंग से इतनी प्रभावित हुई कि उसे अपने फैशन हाउस में असिस्टेंट बना लिया। एस्टेला को अब वो दुनिया दिखने लगी थी जो कभी उसके सपनों में थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये रास्ता उसे क्रुएला बनने की ओर ले जा रहा है। बैरनेस के फैशन हाउस में काम करना किसी सपने से कम नहीं था, पर यह सपना गुलाबी नहीं, कांटों से भरा था। एस्टेला, जो अब एक साधारण सहायक बन चुकी थी, दिन भर बैरनेस के तानों, चिल्लाहट और अहंकार के नीचे झुकती जा रही थी। वो बेशक उसकी स्टाइल और डिजाइनों से प्रभावित थी, मगर बैरनेस का व्यक्तित्व
एक तानाशाह जैसा था, बिना भावनाओं का, सख्त और निर्दयी। हर रोज एस्टेला खुद को समझाती कि यही रास्ता है अपने सपने तक पहुंचने का। वो नोटबुक में चुपचाप डिजाइन बनाती, हर कपड़े की सिलाई को गौर से देखती, फैब्रिक की खुशबू को महसूस करती। फैशन उसका जुनून था और बैरनेस उसका रास्ता। लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं था। एक दिन बैरनेस ने उसे अपने साथ बाहर जाने का आदेश दिया, एक बड़ी पार्टी में जहां पूरे लंदन के फैशन जगत के लोग आने वाले थे। एस्टेला ने सोचा ये मौका हो सकता है खुद को साबित करने का। मगर असली झटका उसे वहां मिला, एक हीरे का हार जिसे बैरनेस ने गर्व से पहना था। वही हार जो एस्टेला की मां के गले में होता था, वही हार जो एस्टेला ने बचपन में देखा था। उसका दिल धड़क उठा। वो सोचती रही, क्या बैरनेस ही वो औरत है जिसने मां को मारा था? उस रात एस्टेला की आंखों में आंसू और दिमाग में आग थी। अब उसकी पहचान को झटका लगा। अब वो सिर्फ एस्टेला नहीं थी, अब क्रूएला फिर से जाग गई थी। अगले कुछ दिनों में एस्टेला ने धीरे धीरे बैरनेस की दुनिया को पढ़ना शुरू किया, उसकी आदतें, उसकी सुरक्षा, उसके शो और सबसे बढ़कर उसकी कमजोरियां। उसने जैस्पर और हॉर्स को समझाया, अब वक्त है बदला लेने का। जैस्पर हैरान था, तू बैरनेस से टकराएगी? वो लंदन की सबसे ताकतवर औरत है। एस्टेला की आंखें जल रही थीं। वो अब भी समझती है मैं बच्ची हूँ। अब वो क्रूएला से मिलेगी। अब शुरू हुआ क्रूएला का जन्म एक नए नाम से, नई पहचान से और नए अंदाज से। पहला हमला था एक फैशन शो पर कब्जा। बैरनेस का भव्य आयोजन चल रहा था, सारे मीडिया और उद्योगपति मौजूद थे। तभी वहां क्रूएला ने एंट्री मारी, सफेद काले बाल, चमकदार रेड ड्रेस और एक धमाकेदार अंदाज। वो चिल्लाई नहीं, वो बस दिखी और पूरे शहर ने उसकी ओर देखा। बैरनेस चौंक गई, ये कौन है? फिर अगली रात एक और शो पर हमला हुआ। क्रूएला एक जीते जागते प्रदर्शन में बदल गई थी। कभी डंपर से बाहर निकलती, कभी बैलून ड्रेस में उड़ती, कभी फायर ड्रेस में जलती। लंदन अब क्रूएला का नाम गुनगुना रहा था। एस्टेला दिन में बैरनेस की सहायक बनकर काम करती और रात को क्रूएला बनकर उसकी नींदें उड़ाती। मगर इस दोहरी जिंदगी का बोझ भी भारी था। जैस्पर और हॉर्स, जो उसके सबसे नजदीकी थे, अब खुद को दूर महसूस करने लगे। तू अब एस्टेला नहीं रही, जैस्पर ने कहा। अब तू सिर्फ बदला लेने वाली बन गई है। एस्टेला या कहें क्रूएला की आंखों में अब भी आंसू थे, मगर वो आगे बढ़ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि अगर उसे जवाब चाहिए तो उसे वही बनना होगा जो बैरनेस से भी खतरनाक हो। एक दिन एस्टेला ने बैरनेस के हार को चुराने की योजना बनाई, वही हार जो उसकी मां की आखिरी याद था। उसने एक फैशन शो के दौरान योजना बनाई। हॉर्स एंड जैस्पर ने सेटअप किया, मगर बैरनेस चालाक निकली। उसने पहले से ही उस हार में अलार्म फिट करवा रखा था। पकड़े जाने के बाद बैरनेस ने एस्टेला को बुलाया। तुम समझती हो कि मैं मूर्ख हूं? मगर एस्टेला मुस्कुराई। मूर्ख नहीं, लेकिन बूढ़ी जरूर हो गई हो। बैरनेस की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, मगर उसे यकीन नहीं था कि ये वही एस्टेला है जिसे वो हर दिन हुक्म देती थी। इसके बाद एस्टेला ने हार को खोलकर उसमें छुपा हुआ रहस्य देखा, एक पुराना पारिवारिक दस्तावेज। उसमें लिखा था कि बैरनेस ने अपनी ही बेटी को एक नौकरानी को सौंप दिया था, क्योंकि वह उसे बोझ मानती थी। और वो बेटी कोई और नहीं, एस्टेला थी। यह सच्चाई एस्टेला की जिंदगी को झकझोर गई। बैरनेस उसकी मां नहीं थी, उसकी असली मां, जिसने उसे छोड़ दिया, जिसने अपनी ही बेटी की मां को मरवा दिया। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत हो गई थी। एस्टेला की जिंदगी में सच्चाई की ये चिंगारी एक आग बन चुकी थी। अब तक जिसे वह अपना दुश्मन मान रही थी, वह सिर्फ एक दुश्मन नहीं, उसकी जन्मदात्री मां निकली। बैरनेस, जिसने क्रूरता की मिसालें गढ़ी थीं, वही उसकी असली मां थी। पर एक मां जो अपनी बेटी को जन्म देकर छोड़ दे, क्या उसे मां कहा जा सकता है? एस्टेला के भीतर कुछ टूट गया था और उसी टूटन से क्रूएला पूरी तरह जन्म ले चुकी थी। उधर जैस्पर और हॉर्स अब भी अपनी दोस्त को खोता देख रहे थे। जैस्पर ने एक रात उसे रोकने की कोशिश की। एस्टेला, जो तू कर रही है वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मगर अब वह सिर्फ एस्टेला नहीं थी। मैं जान गई हूं कौन हूं मैं, जैस्पर। उसकी आवाज ठंडी थी मगर दृढ़। मैं एक गलती नहीं हूं, मैं क्रूएला हूं, बैरनेस की बेटी,
और अब उसे उसका हिसाब देना होगा, हॉर्स ने धीरे से कहा। तो उसे सब कुछ छीनने जा रही है? क्रूएला मुस्कुराई। मैं उसे वो दिखाने जा रही हूँ जो उसने पैदा किया, खुद की एक परछाई जो अब रोशनी से भी ज्यादा चमकती है। उसने अगला हमला बहुत सुनियोजित किया, एक फैशन शो जो बैरनेस की सालाना प्रतिष्ठा का आयोजन था। इस बार क्रूएला ने शहर की सबसे बड़ी पार्किंग को अपने रनवे में बदला, कबाड़ के कपड़े, जिंदा पेंटिंग्स और एक ऐसा काफिला जो केवल एक नाम चिल्ला रहा था, क्रूएला। समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, हर ओर सिर्फ उसी का जिक्र था। और इस बार लोगों ने सिर्फ उसके फैशन को नहीं, उसकी क्रांति को महसूस किया। बैरनेस हतप्रभ थी, उसकी चमक फीकी पड़ रही थी, उसका गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उसने अपनी सुरक्षा और भी सख्त कर दी। अब उसके हर फैशन शोरूम में दोहरी निगरानी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये सब क्रूएला के लिए रुकावट नहीं, चुनौती थी। एक दिन क्रूएला ने एक और नकली पहचान बनाई, एक शाही ग्राहक की। बैरनेस को अंदेशा हुआ, मगर फिर भी उसे न्योता दिया गया। उस दिन क्रूएला ने पहली बार बैरनेस के घर हेल हॉल में कदम रखा, जहां बचपन में उसकी मां मारी गई थी। हर कोना उसके दिमाग में गूंज रहा था, दीवारें, झूमर, सीढ़ियां और वो छत जहां से उसकी मां नीचे गिरी थी। वो अब किसी और मिशन पर थी। उसने अपने पुराने डिजाइन बैरनेस की वार्डरोब में छुपा दिए, ताकि आने वाले दिनों में जब बैरनेस फैशन शो करेगी, वो सारी पोशाकें क्रूएला की बन चुकी होंगी। सिर्फ नाम बैरनेस का होगा, डिजाइन क्रूएला का। फिर आई एक शाम जब क्रूएला ने सबसे बड़ा जाल बिछाया। उसने अखबारों में एक नया फैशन इवेंट घोषित किया, उसी तारीख पर जब बैरनेस का शो था। लोगों ने दोनों आयोजनों को लेकर चर्चाएं शुरू कर दी और फिर आया दिन जब क्रूएला का शो शहर की सड़कों पर निकला। एक चलता फिरता फैशन शो जिसमें बैरनेस की ही चोरी की गई डिजाइन थी, मगर अब उनका रंग, भाव और आत्मा पूरी तरह क्रूएला की थी। लोग चीख रहे थे, बैरनेस का समय गया, अब क्रूएला का युग है। बैरनेस ने जब देखा कि उसकी डिजाइन उसी की दुश्मन ने दुनिया के सामने ला दी है, तो उसका घमंड चकनाचूर हो गया। वो समझ चुकी थी उसका अंत शुरू हो चुका है, मगर उसने आखिरी कोशिश की क्रूएला को खत्म करने की। उसने हॉर्स और जैस्पर को अगवा करवा लिया और एस्टेला को जिंदा जलाने की योजना बनाई। उसे एक पुराने घर में बंद किया गया जहां सबूत मिटा दिए जाएंगे, मगर क्रूएला अब भी एस्टेला थी, वो चालाकी और साहस की मिसाल। उसने खुद को बाहर निकाला, बचाव किया और उसी रात हेल हॉल में अंतिम खेल खेला। क्रूएला ने बैरनेस के नाम पर एक और पार्टी रखवाई, जैसे कोई वसीयत समारोह हो। बैरनेस को विश्वास नहीं हुआ कि किसी ने उसकी अनुमति के बिना ऐसा आयोजन किया, मगर वो आई और वहां उसे पूरी सच्चाई दिखाई गई। उसके सामने खड़ी हुई क्रूएला ने खुद को उसकी बेटी बताया और सारे दस्तावेज, देश, हार और सबूत उसके सामने रख दिए। बैरनेस अब भी मुस्कुरा रही थी। तो तू ही वो बच्ची है जिसे मैंने मरवा देना चाहा था। और फिर एक झोंके में उसने वही किया जो सालों पहले किया था, क्रूएला को एक बार फिर चट्टान से धक्का देने की कोशिश की। मगर इस बार पुलिस खड़ी थी, हर कैमरा चालू था और दुनिया ने देखा बैरनेस को उसकी बेटी को मारने की कोशिश करते हुए। हेल हॉल की ऊंचाई से जब बैरनेस ने क्रूएला को धक्का दिया, तो उसे यकीन था कि वो इस बार उसे सचमुच खत्म कर चुकी है। भीड़ में भगदड़ मच गई, पुलिस हरकत में आई और कैमरों की लाइट्स अंधेरे को चीरती रहीं। लेकिन कुछ पलों बाद एक तेज हवा के साथ काले और सफेद बालों वाली एक परछाई नीचे की तरफ फैली और पानी की तरह समा गई। क्रूएला मर चुकी थी, एस्टेला के रूप में, या यूं कहो, एस्टेला की मौत का नाटक रचकर क्रूएला ने नया जन्म लिया। बैरनेस, जो अब भी भीड़ के सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, ये हादसा था। मगर उससे पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया और बोला, माफ कीजिए मैडम, इस बार सब रिकॉर्ड हुआ है। बैरनेस के चेहरे की मुस्कान पिघलने लगी। वो जितनी तेज थी उतनी ही घमंडी भी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दुनिया उसकी अपनी ही बेटी ने उखाड़ दी है, और इतने शातिर ढंग से। दूसरी ओर नदी के किनारे एक पुरानी नौका से एक महिला बाहर निकली, उसी जलती चट्टान से गिरकर बची क्रूएला। उसने एक पैराशूट ड्रेस पहन रखी थी जो उसके गिरते वक्त खुल गई थी, और यही उसकी योजना का हिस्सा था। अब पुलिस के रिकॉर्ड में एस्टेला मर चुकी थी और क्रूएला अब वो ही जिंदा थी। कुछ दिनों बाद
जब बैरनेस को जेल में डाल दिया गया और मीडिया में भूचाल आ गया, लंदन को यह पता चला कि हेल हॉल की संपत्ति जो बैरनेस की थी अब वसीयत के अनुसार उसकी बेटी की है, और वह बेटी कोई और नहीं, क्रुएला थी। वसीयत में लिखा था, हेल हॉल की असली उत्तराधिकारी स्टेला वॉन हेलमैन, जिसे अब दुनिया क्रुएला कहती है। हॉर्स एंड जैस्पर, जो अब तक अस्पताल में भर्ती थे, उस दिन जब क्रुएला ने हेल हॉल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनका स्वागत किया, उनकी आंखें भर आईं। जैस्पर ने कहा, हमने तुझे बहुत खो दिया था, लेकिन आज तू फिर हमारी स्टेला बन गई है। क्रुएला ने हल्की मुस्कान दी। स्टेला मर चुकी है, लेकिन जो मैं हूँ वो तुम दोनों की वजह से हूँ। तीनों ने पुराने दिनों की याद में एक टोस्ट किया और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। अब हेल हॉल केवल एक हवेली नहीं थी, वह एक फैशन प्रयोगशाला बन चुका था। क्रुएला ने इसे एक क्रांतिकारी हब बना दिया, जहां युवा डिजाइनर, कलाकार और आवारा सपनों वाले लोग एकत्रित होते और वे सब कुछ बनाते जो दुनिया ने कभी देखा न हो। उसने लंदन के हर कोने से बेदखल प्रतिभाओं को इकट्ठा किया और उन्हें कहा, तुम सब भी मेरी तरह अलग हो और ये जगह अब अलग होने वालों की होगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक दिन जब क्रुएला अपने नए कुत्तों के साथ हेल हॉल में टहल रही थी, तभी उसके पास एक पार्सल आया। उस पार्सल में 2 डॉग कॉलर थे। एक पर लिखा था पोंगो और दूसरे पर परदिता। साथ ही एक चिट्ठी थी, क्रुएला, शायद कभी तुम खुद को फिर से पाओ। रोजर और अनिता। यह वही रोजर था जो पहले बैरनेस के लिए वकील था, और अनिता जो बचपन में एस्टेला की दोस्त थी। यही वो क्षण था जब क्रुएला ने अपने भीतर कुछ पिघलते हुए महसूस किया। शायद अब बदले की आग बुझ चुकी थी। अब वक्त था कुछ नया बनाने का, एक विरासत जो केवल काले और सफेद रंगों से नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और अपनापन से रंगी हो। अंत में क्रुएला अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक पहचान बन चुकी थी। एक लड़की जिसने माँ को खोया, अपनी असली माँ से लड़ाई की और अपने नाम के लिए पूरी दुनिया से टकरा गई। उसने दुनिया को ये दिखा दिया, अलग होना कमजोरी नहीं, ताकत होती है, और अगर तुम अपनी सच्चाई को पहन सको तो दुनिया खुद तुम्हें देखेगी। हेल हॉल की छत पर खड़ी क्रुएला जब नीचे लंदन की रोशनी देखती थी, उसे अपनी पूरी जिंदगी एक उलझे हुए धागे की तरह लगती थी। बचपन की मासूम स्टेला, जिसे हमेशा अलग कहा गया, माँ का हाथ छिन जाना, अनाथ आश्रम, हॉर्स और जैस्पर के साथ गलियों की जिंदगी, फिर बैरनेस के अधीन अपमान का स्वाद, और अंततः खुद से ही एक नई स्त्री का जन्म, क्रुएला। अब वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक तूफान बन चुकी थी। पर तूफान आने के बाद एक सन्नाटा भी आता है। क्रुएला को यह एहसास हुआ कि अब जब बैरनेस की सत्ता गिर चुकी है, उसकी अपनी सत्ता बनने लगी है। वो जो लोगों को चौंकाने आई थी, अब उन्हीं लोगों की निगाहों में रोज देखने लगी प्रशंसा, ईर्ष्या, डर और उम्मीद। हेल हॉल अब नया पावर हाउस बन चुका था। वहां न केवल डिजाइन बनाए जाते, बल्कि क्रांति की योजनाएं भी। क्रुएला ने कहा था, हम फैशन नहीं बदलेंगे, हम सोच बदलेंगे। हर दिन हेल हॉल में कुछ नया बनता था। पुराने फैब्रिक को मोड़कर असाधारण ड्रेस, हटे चिथड़ों से चौंकाने वाली जैकेट्स, और सबसे बढ़कर ऐसे कपड़े जो आम नहीं, आवाज बन के बंजी। हॉर्स और जैस्पर अब उसके असिस्टेंट नहीं, उसके साझेदार बन चुके थे। वे दोनों अब खुद फैसले लेते, काम बांटते और नए बच्चों को सिखाते कि यहाँ कोई नौकर नहीं, सिर्फ जुनूनी लोग होते हैं। पर जितना नाम बढ़ा, उतना ही ध्यान भी। बड़े डिजाइनर्स, ब्रांड्स, संस्थान सभी क्रुएला से प्रभावित भी थे और परेशान भी। एक दिन एक मशहूर फैशन मैगजीन की संपादिका ने लिखा, क्रुएला कोई डिजाइनर नहीं, वह एक विद्रोह है, और विद्रोह स्थायी नहीं होते। यह बात क्रुएला के दिल में चुभ गई। उसने ठान लिया, अब उसे खुद को अमर बनाना होगा। उसने ऐलान किया, क्रुएला वीक, एक हफ्ते तक चलने वाला फैशन त्योहार, जहां न कोई आमंत्रण होगा न टिकट, सिर्फ जुनून वालों के लिए, बिना सीमाओं के। इस योजना में वह कुछ ऐसा लाना चाहती थी जो जो पहले कभी नहीं हुआ। हर दिन का थीम अलग था। पहला दिन सड़क, जहां लोग जो चाहे पहने, क्रुएला के कलाकार उन्हें रनवे बना देंगे। दूसरा दिन राख,
जहां कपड़ों को जलाकर राख से ड्रेस बनाई जाती। तीसरा दिन पेट्स एंड पंख, जहां इंसान और जानवर मिलकर फैशन का नया रूप बनाते। ये संडे आयोजन लंदन की हवा को झकझोर गया। पर असली धमाका आखिरी दिन हुआ। क्रूएला ने एक शव यात्रा की योजना बनाई खुद की। वो खुद एक काले फूलों के ताबूत में रखी गई। 4 लोग उसे लेकर आए, हॉर्स, जैस्पर और 2 बुजुर्ग, जिनकी आंखों में गर्व और डर दोनों था। लोग अचंभित थे। फिर जैसे ही ताबूत खुले, क्रूएला ने काले घूंघट को हटाया और चिल्लाई, क्रूएला मरी नहीं है, वो कभी मर ही नहीं सकती। वो अब हर उस लड़की में जिंदा है जिसे दुनिया ने कहा अलग क्यों से कहा। लोगों ने तालियां नहीं बजाईं, वे खड़े हो गए चुपचाप। और यहीं क्रूएला जीत गई। पर भीतर की खामोशी अब भी उसकी अपनी थी। कभी कभी रात को जब सभी सो जाते, वह अपनी माँ की तस्वीर के पास बैठती और पूछती, क्या आप देख रही हैं? मैंने आपको न्याय दिला दिया, लेकिन खुद को खो दिया। उसकी माँ जवाब नहीं देती, मगर वो तस्वीर जैसे मुस्कुराती थी। तभी एक रात एक पत्र आया, वहीं रोजर और अनिता की ओर से। तुम जो कर रही हो वो सबके लिए है, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे पास है वो अब भी प्यार से बड़ा नहीं। इस पत्र के साथ एक और तोहफा आया था, एक पालतू कुत्ते का छोटा बच्चा। नाम था बडी जूनियर। क्रूएला ने उसे गोद में लिया और मुस्कुराई। शायद मैं बदल गई हूँ, लेकिन एक हिस्सा अब भी वही है जो अलग था, पर अकेला नहीं। क्रूएला अब सिर्फ लंदन की एक नई फैशन रानी नहीं थी, वो एक विचार बन चुकी थी। हर नुक्कड़, हर कैफे, हर दीवार पर उसकी छवि, उसके काले सफेद बालों, झुकी हुई आंखों और उसकी बेबाक मुस्कान की तस्वीरें किसी भगवान की मूर्ति जैसी पूजी जाने लगी थीं। हेल हॉल में दिन रात काम चलता था। जैस्पर और हॉर्स हर तरफ फैले थे, कभी नए कलाकार ढूंढने में, कभी पुराने फैब्रिक को नया रंग देने में। पर इन सब के बीच एक अजीब सा सन्नाटा क्रूएला के भीतर पलने लगा था। एक दिन सुबह हेल हॉल के दरवाजे पर एक चिट्ठी आई, बिना किसी नाम के, एक अजीब से लाल लिफाफे में। उसकी मुहर पर एक पुराना निशान था, बैरनेस का शाही चिन्ह। क्रूएला चौंकी। उसे याद था, वो चिन्ह उस वक्त बैरनेस की सारी डिजाइनों पर हुआ करता था, एक समय जब वो सिर्फ एक कर्मचारी हुआ करती थी। उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय क्रूएला, मुझे अब लगता है शायद तू मेरी सबसे बड़ी भूल भी है और मेरी सबसे बड़ी जीत भी। मैंने तुझे मारा नहीं क्योंकि तू मरने के काबिल थी, बल्कि क्योंकि तुझमें वो सब कुछ था जो मुझ में नहीं था, साहस, विद्रोह और प्यार। अब जब मैं इन दीवारों के बीच हूँ, मेरे पास सोचने के लिए सिर्फ वही बचा है जो छीन लिया या फिर जो पैदा किया। तू मेरी बेटी है, इसलिए मैं तुझसे नफरत करती थी, और शायद इसी वजह से आज मैं तुझ पर गर्व भी करती हूँ। लेकिन ध्यान रखना, यह दुनिया जिसे तू बदल रही है वो तुझे फिर से कुचल सकती है, क्योंकि दुनिया कभी माफ नहीं करती एक औरत को जो अपने नाम से आगे बढ़े। तेरी बैरनेस या शायद तेरी माँ। क्रूएला कई देर तक उस चिट्ठी को देखती रही। न उसकी आंखों में आंसू थे, न चेहरा सख्त, बस एक हल्की सी हंसी निकली, वो हंसी जो दर्द से नहीं, सच को चीरने से आती है। अब उसे भी एहसास हो गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन इसी चिट्ठी के साथ एक और दस्तावेज था, एक पुराना वसीयत का टुकड़ा, जिस पर स्टेला के जन्म के बारे में कुछ बातें लिखी थीं। उसमें एक और नाम था, एक राजघराने की महिला का, जिसे बैरनेस ने कभी अपने से नीचे समझा था। यह नाम था लैडी वायोला हार्विंटन। क्रूएला समझ गई बैरनेस ने केवल उसे नहीं छिपाया, बल्कि उस पूरी सच्चाई को भी जला दिया जिसमें उसकी माँ स्टेला को बचाने के लिए आई थी। वो दिन भर परेशान रही। रात को उसने हॉर्स और जैस्पर को बुलाया। हमेशा लगता था कि मैं बस बैरनेस की बेटी हूँ, उसने कहा, पर शायद कहानी उससे भी बड़ी है। जैस्पर ने पूछा, क्या तू ये सब जानना चाहती है? क्रूएला ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं जानती ही नहीं कि मैं हूं कौन, तो मैं कैसे तय करूं कि मुझे बनना क्या है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वह अगले दिन निकल पड़ी, पहली बार लंदन से बाहर। गाड़ी वही पुरानी थी जिसमें वो बचपन में चुराकर भागती थी, और पहली मंजिल हैम्पटन हॉल, जहां लैडी वायोला की विरासत अब भी कहीं दबी हुई थी। वहां जाकर उसने एक और स्त्री से मुलाकात की, ड्यूक की पत्नी लेडी एड्रियन, जो वायोला की बहन थी। वह अब बूढ़ी हो चुकी थी
पर उसकी आंखों में वही तेजी थी जो कभी क्रूएला की माँ में थी। तुम स्टेला हो? उसने आंखें चौंधियाते हुए पूछा। क्रूएला ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस औरत से बचाने की कोशिश की, पर वायोला हार गई और हमने तुम्हें मरा मान लिया। वहां से क्रूएला को अपनी माँ की कुछ तस्वीरें, खत और एक लिफाफा मिला। उसमें एक हार था जिस पर 2 पंख बने थे। मैं उड़ नहीं पाई, पर मेरी बेटी उड़ेगी। उसने वो हार अपने गले में पहन लिया। अब पहली बार उसे लगा वो 2 औरतों की बेटी है, एक जिसने उसे जन्म दिया और एक जिसने उसे जन्म से ही परख लिया। लौटते हुए उसने हेल हॉल के फाटक पर एक बोर्ड लगवाया। अब ये सिर्फ एक फैशन हॉल नहीं, एक विरासत है उन सभी के लिए जो कहीं भी नहीं थे पर कुछ भी बन सकते हैं। हेल हॉल की दीवारों पर अब फैशन की तस्वीरें नहीं, क्रांति की योजनाएं लटक रही थीं। क्रूएला ने उस चिट्ठी और हार से जो आत्मा पाई थी, पुआई थी, वो अब एक नया सपना बन चुकी थी। अब मैं सिर्फ कपड़े नहीं बनाऊंगी, मैं रास्ते बनाऊंगी। क्रूएला ने दुनिया को चौंकाने के लिए अपने अब तक के सबसे बड़े आयोजन की घोषणा की। द रीबर्थ रनवे एक फैशन शो नहीं, बल्कि एक विचार की पुनर्जन्म यात्रा। इस आयोजन की थीम थी अतीत की राख से भविष्य का रंग। इसमें वो उन कलाकारों को लाने जा रही थी जिन्हें कभी समाज ने ठुकराया था। सड़क पर रहने वाले अनाथ बच्चे, ट्रांसजेंडर महिलाएं, अलग दिखने वाले, समाज से बहिष्कृत, उन सबको उसने मंच दिया। अब रैंप वॉक सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, आवाज के लिए होगा, उसने ऐलान किया। हॉर्स एंड जैस्पर अब बड़े आयोजक बन चुके थे। जैस्पर टेक्नोलॉजी और मीडिया के संपर्क संभालता और हॉर्स पूरी टीम का मैनेजर था। लोगों की नजरों में ये दोनों अब क्रूएला के हाथ नहीं, उसके दिल बन चुके थे। पर इस दिल की धड़कनों में फिर एक परछाई उतरने लगी। लंदन के पुराने महल में एक आदमी बैठा था, अलेक्जेंडर रीड, जो कभी बैरनेस का फैशन सलाहकार था। बैरनेस की गिरफ्तारी के बाद उसकी सारी संपत्ति चली गई थी, पर उसकी नफरत अब भी जिंदा थी और वो जानता था कि अगर किसी से बदला लेना है तो उसके सपने से नहीं, उसी कमिया उसके नाम से लेना होगा। रीड ने एक नई ब्रांड लॉन्च की, मेजोन द नोयर, और इसका प्रतीक भी काले सफेद रंग का ही था। उसका नारा था, फैशन फिर से असली होगा, बिना पागलपन, बिना विद्रोह। यह सीधा क्रूएला पर वार था, पर क्रूएला चुप नहीं बैठी। उसने उस ब्रांड को चुनौती दी। अगर आप सोचते हैं कि कला केवल सलीके से आती है, तो चलिए देखते हैं कि भीड़ किसे चुनती है, झूठी शोभा को या कच्चे सच को। और उसने अपने शो की तारीख तय कर दी। मेजोन द नोयर के ठीक अगले दिन शहर 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ रीड के अनुयायी अमीर, फैशन पारखी, पुराने रिवाजों में रचे बसे लोग। दूसरी ओर क्रूएला के साथ नए कलाकार, जुनूनी युवा और वो सब जो खुद को अलग समझते थे। ये अब सिर्फ कपड़ों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की जंग थी। रीड चुप नहीं रहा। उसने अनिता और रोजर को भी कानूनी नोटिस भेजा। आपने क्रूएला को संपत्ति में मदद दी थी और वह अब अव्यवस्था फैला रही है। रोजर ने हंसते हुए कहा, जिसे तुम अव्यवस्था कहते हो वो दुनिया को सजीव लगती है। इस बीच हेल हॉल में तैयारियां चल रही थीं, पर उसी दौरान एक हादसा हुआ। रात को जब हॉर्स अपने कुत्तों को टहला रहा था, किसी ने उसे पीछे से मारा और उसके पैर की हड्डी टूट गई। जैस्पर ने गुस्से में कहा, यह रीड का काम है, वह जानता है कि हॉर्स हमारी रीढ़ है। क्रूएला ने शांत होकर कहा, तो अब मैं ही रीढ़ बनूंगी और ये लड़ाई पूरी करूंगी। शो वाले दिन क्रूएला ने एक ड्रेस पहनी जो आधी राख जैसी काली और आधी आग जैसी लाल थी। उसके सिर पर स्टेला की माँ का हार था, वही 2 पंखों वाला। जैसे ही वो मंच पर चली, भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, ये सिर्फ फैशन नहीं, एक उड़ान है। वो जो कभी जली थी अब राख से उठी है। और जो लोग सोचते हैं कि एक नाम से दुनिया बदलती है, वो शायद भूल जाते हैं नाम नहीं, पहचान लड़ती है। शो समाप्त हुआ और शहर गूंज उठा। अगले दिन जब मेजोन द नोयर का शो हुआ, भीड़ की आधी संख्या भी नहीं थी। रीड ने अखबारों में कहा, लोग पागल हो गए हैं, पर सच्चाई यह थी, लोग अब जाग गए थे। उसी रात क्रूएला ने अकेले में अपने कुत्ते को गोद में लिया और कहा, मैं जीत नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ टूटना नहीं चाहती थी, और शायद अब मैं पूरी हो गई हूँ। क्रूएला की जीत का शोर पूरे लंदन में गूंज रहा था, लेकिन हेल हॉल के भीतर एक गहरी खामोशी थी। जैस्पर खामोश था।
हॉर्स व्हील चेयर पर बैठा था और खुद क्रुएला भी अपनी मुस्कान में एक थकावट महसूस कर रही थी। मैंने लड़ाई तो जीत ली, उसने खुद से कहा, लेकिन क्या अब मुझे वो सब मिल गया है जिसके लिए मैंने यह सब किया था? एक रात जब क्रुएला अपने पुराने कागजों को पलट रही थी, उसे एक फाइल मिली। उस फाइल पर लिखा था, स्टेला मिलर केस फाइल, हाउस ऑफ बैरनेस। ये फाइल वह थी जो उसे कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। उसमें स्टेला के जन्म, उसकी माँ वायोला और बैरनेस के बीच के रिश्ते की कड़ियां दर्ज थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, एक तस्वीर जिसमें वायोला के साथ एक जवान औरत खड़ी थी, बाल वही काले सफेद। उसका नाम था इसाबेला रीड। रीड? वही रीड? क्रुएला ने गहराई से देखा। इसाबेला अलेक्जेंडर रीड की बहन थी और कभी बैरनेस की सबसे पहली सहायक रही थी। फाइल के एक दस्तावेज में लिखा था कि इसाबेला को एक लड़की पैदा हुई थी और उस लड़की को कुछ कारणों से बैरनेस ने अपनाया, या यूं कहें हड़प लिया। उसका नाम था स्टेला। क्रुएला के हाथ कांपने लगे। क्या मैं इसाबेला की बेटी हूँ? उसने तुरंत जैस्पर को बुलाया। क्या तुमने कभी सुना था इसाबेला रीड का नाम? जैस्पर ने धीरे से कहा। हाँ, वो बैरनेस की पहली डिजाइनर थी, पर अचानक लापता हो गई। कुछ लोग कहते थे कि वो पागल खाने भेजी गई थी। यह रहस्य अब क्रुएला को चैन से सोने नहीं दे रहा था। उसने अलेक्जेंडर रीड का पीछा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि रीड अक्सर शहर के बाहर एक पुरानी झील के पास जाता था, जहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। क्रुएला ने वहां पहुंचने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने देखा एक झुकी हुई, थकी औरत जिसकी आंखों में वही चमक थी जो उसकी खुद की थी। क्या आप इसाबेला रीड हैं? औरत चौंकी। तुम स्टेला हो? क्रुएला की आंखें भर आईं। मैं आपकी बेटी हूँ। इसाबेला ने सिर हिलाया। तू मेरी जान है, पर बैरनेस ने मुझे पागल करार दे दिया और तुझे मुझसे छीन लिया। ओ सेत सेपिशु के साथ दिया आगे। क्रुएला का दिल फट गया। उसने इसाबेला को गले लगा लिया। अब आप अकेली नहीं हैं, उसने कहा। अब मैं आपकी बेटी के नाम से नहीं, आपकी पहचान से जीऊंगी। इस मुलाकात के बाद क्रुएला का पूरा नजरिया बदल गया। अब वह एक नाम नहीं, 3 औरतों का संगम बन चुकी थी। वायोला, बैरनेस और इसाबेला, तीनों की विरासत उसमें जीवित थी। पर रीड अब और खतरनाक हो चुका था। उसने बैरनेस से जेल में मिलने की अनुमति ली। बैरनेस ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी क्रुएला तुम्हें भी खा गई? रीड ने सिर झुकाया। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक ब्रांड है। लेकिन हम दोनों जानते हैं, हर ब्रांड को मिटाने का एक ही तरीका है, उसे लोगों की नजरों में गिराना। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, क्रुएला की विरासत पर हमला। रीड ने क्रुएला के खिलाफ एक मीडिया कैंपेन शुरू किया। उसे चोर, झूठी, हिंसक और अस्थिर बताया नाम जाने लगा। पुरानी सीटी क्लिपिंग्स, उसकी बैरनेस के साथ झगड़े, पुराने रिकॉर्ड सब पब्लिक में आए। कुछ ही दिनों में मीडिया के हेडलाइंस बदल गए। क्रुएला कलाकार या खलनायक, हेल हॉल की रानी या अंधेरे की देवी। क्या हम सब एक पागल औरत की पूजा कर रहे थे? हेल हॉल के बाहर प्रदर्शन होने लगे। कुछ कलाकार डर के मारे शो छोड़ गए। हॉर्स ने पूछा, क्या अब तू जवाब देगी? क्रुएला चुप रही, पर उसकी आंखों में एक नई आग थी। उसने अनिता को बुलाया और कहा, मुझे एक इंटरव्यू चाहिए लाइव, कोई एडिट नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ सच। अनिता ने सिर हिलाया। तू अब बस एक कलाकार नहीं रही, तू अब एक आंदोलन बन गई है। हेल हॉल अब किला नहीं, एक मोर्चा बन चुका था। भीतर तना हुआ मौन, बाहर मीडिया का शोर। क्रुएला को अब अपने ही बनाए हुए नाम से लड़ना था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई इंटरव्यू देने का फैसला किया, लाइव, बिना किसी कट के, बिना स्क्रिप्ट के और बिना किसी डर के। अनिता ने उसे आश्वासन दिया, यह इंटरव्यू नहीं, इतिहास होगा। शाम 7 बजे का समय तय हुआ। पूरे लंदन की निगाहें अब एक ही स्क्रीन पर टिकी थीं। जिस औरत को कभी एक फैशन विद्रोही कहा गया, अब वही औरत कटघरे में थी। कैमरा चालू हुआ। क्रुएला सामने बैठी काले सफेद बालों को खुला छोड़े, बिना मेकअप, बिना किसी भव्य ड्रेस के। उसके चेहरे पर न गर्व था, न डर, बस शांति। मेरा नाम क्रुएला है, उसने कहा, और मैं वो हूं जो किसी भी नाम के बंधन में नहीं आती। आपने मुझसे पूछा मैं कौन हूं? मैं एक अनाथ हूं जिसे एक अजनबी ने अपनाया ताकि उसका नाम चल सके। मैं एक बेटी हूं जिसे उसकी मां से छीन लिया गया।
मैं एक कलाकार हूं जिसे कभी अपना नाम तक चुनने का हक सटप नहीं था। उसने आगे कहा, मुझे पागल कहा गया क्योंकि मैंने सुंदरता के पुराने मापदंड तोड़े। मुझे चोर कहा गया क्योंकि मैंने अमीरी की नकल नहीं की। की उसे चुनौती दी। लेकिन सच ये है, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छीना। मैंने सिर्फ वो उठाया जो दुनिया ने गिरा दिया था। इंटरव्यू के दौरान अनिता ने एक कठिन सवाल पूछा, क्या आपने बैरनेस को जानबूझकर जेल भिजवाया? क्रुएला का जवाब सीधा था, मैंने उसे नहीं हराया, उसने खुद को हराया। मैंने सिर्फ उसकी परछाई से रोशनी की तरफ चलना चुना। इंटरव्यू पूरा होते होते लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर संदेश भेजे। आई एम क्रुएला ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने अपने पुराने जख्म, पहचान, अलगपन सबको गर्व से स्वीकार किया। क्रुएला अब एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी। पर ठीक उसी रात एक और आग लगाई गई हेल हॉल के पिछले हिस्से में। हॉर्स और जैस्पर समय रहते सबको बाहर निकाल पाए, लेकिन आर्ट रूम और क्रुएला का डिजाइन स्टूडियो जलकर राख हो गया। दीवार पर किसी ने लाल पेंट से लिखा था, अब सिर्फ राख बचेगी। यह अलेक्जेंडर रीड की आखिरी चाल थी। उसने जान लिया था कि क्रुएला को कोई बाहरी हमला नहीं हरा सकता, पर उसकी कला को जलाकर वो उसकी आत्मा तक पहुंच सकता है। क्रुएला अगले दिन वहां गई, राख और धुएं के बीच खड़ी होकर बस एक शब्द बोली, फिर से बनाऊंगी। जैस्पर ने कहा, पर कैसे? सब खत्म हो गया है। क्रुएला ने आंखें उठाईं। राख से चीजें उगती हैं जैस्पर, यही तो मैंने सीखा है मेरी माँ से, बैरनेस से और खुद से। उसने सबको इकट्ठा किया, अनिता, रोजर, हॉर्स, जैस्पर, यहाँ तक कि स्ट्रीट के पुराने लड़के भी। हमें अब एक फैशन हॉल नहीं चाहिए, उसने कहा, हमें एक आंदोलन का घर चाहिए, जहां हम फिर कभी जलाए न जाएं, बल्कि जहां से हम खुद आग बन सकें। काम शुरू हुआ, रात दिन मेहनत चली। हर किसी ने अपने तरीके से योगदान दिया। 1 महीने के भीतर द फ्लेम हाउस तैयार हो गया। एक नया ठिकाना, एक नई शुरुआत। और इस बार क्रुएला ने जो ड्रेस बनाई वह राख और आग से बनी थी। उस ड्रेस का नाम रखा गया फीनिक्स, वो पक्षी जो जलकर भी खुद को फिर पैदा कर लेता है। इसी दौरान पुलिस ने छानबीन कर रीड को गिरफ्तार कर लिया हेल हॉल में आग लगाने और दस्तावेज चोरी के आरोप में, और जेल में उसकी मुलाकात हुई बैरनेस से। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। बैरनेस ने धीमे से कहा, तू भी हार गया क्योंकि तूने सिर्फ उसे जलाया। तो उसने मीर भी बने की लिया। क्रुएला को अब सुकून मिलने लगा था, क्योंकि वह जानती थी जो अब उसके पास था वो किसी नाम, विरासत या शोहरत से नहीं बना था। वो बना था सच्चाई, संघर्ष और स्वीकृति से। क्रुएला की आग अब केवल शोहरत नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। फीनिक्स ड्रेस जब पहली बार द फ्लेम हाउस न्याय में प्रस्तुत हुई तो भीड़ में सिर्फ तालियां नहीं बजीं, लोगों की आंखों में खुद की परछाइयां चमकने लगीं। हर कोना अब कहानी कहता था। फर्श पर उन बच्चों की कलाकारी थी जो कभी सड़कों पर थे। दीवारों पर स्टेला की यादें, वायोला के संगीत की धड़कनें और इसाबेला की सिलाइयों की चुप सिसकियां बसी थीं। क्रुएला अब अकेली नहीं थी, वह सब एक आवाज थी जिसे कई गले बोलते थे। कुछ महीने बाद एक युवा लड़की जिसका नाम मीरा था फ्लेम हाउस के दरवाजे पर आई। उसके बाल बेतरतीब, आंखें डरी हुईं और हाथ में एक पुराना स्केचबुक। क्रुएला ने उसका स्केच देखा, एक ड्रेस जो पूरी तरह पत्तियों और कांटों से बनी थी। ये किसके लिए बनाई? क्रुएला ने पूछा। मीरा बोली, मेरे लिए, ताकि दुनिया मुझे छू न सके पर मैं हरी रह सकूं। क्रुएला मुस्कुराई, तो आओ, हम तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाते हैं जिससे तुम न सिर्फ बचे रहो बल्कि दुनिया को भी नया रंग सिखा सको। मीरा अब फ्लेम हाउस की सबसे छोटी डिजाइनर बनी। उधर जेल में बैरनेस और रीड अब 2 परछाइयां बन चुके थे। एक वो जो अतीत की जिद में सड़ रही थी, दूसरा वो जो बदले की आग में खुद को जला बैठा। बैरनेस ने एक दिन दीवार पर अपनी नेम प्लेट के नीचे लिखा, क्रुएला की वजह से मैं हारी नहीं, मैं इसलिए हारी क्योंकि मैं कभी बदली नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन अवार्ड समारोह में फ्लेम हाउस को आमंत्रण मिला। लोगों ने क्रुएला से पूछा, आप कौन सी नई डिजाइन लेकर आ रही हैं? क्रुएला ने मुस्कुराकर कहा, मैं डिजाइन नहीं ला रही, मैं डिजाइनर्स ला रही हूँ। और जब मंच पर मीरा, लियो, आशा, ओमर और बाकी फ्लेम हाउस टीम पहुंचे
लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे, क्योंकि वो लोग अब कपड़े नहीं, कहानियां पहनकर आए थे। समारोह के अंत में क्रूएला से पूछा गया, क्या आपको अब कोई डर बचा है? वो चुप रही, फिर बोली, डर अब भी है कि अगर मैं फिर से वही बन गई जो दुनिया ने बनाया था और भूल गई कि मैंने खुद को कैसे पाया। इसाबेला अब हेल हॉल के बगल के छोटे से घर में रहती थी। क्रूएला हर हफ्ते उसे मिलने जाती और उसके पैरों के पास बैठकर अपनी ड्राइंग्स दिखाती। तुम अब कौन हो? इसाबेला ने एक दिन पूछा। क्रूएला कुछ पल रुकी, फिर बोली, मैं स्टेला नहीं, क्रूएला भी नहीं, मैं उन सब की संतान हूं जिन्होंने कभी खुद से लड़ाई की थी। मैं अब वो हूं जो बना ही इसलिए है कि दूसरों को खुद बनने की जगह दे सके। समाप्ति के दिन फ्लेम हाउस के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया। उस पर लिखा था, FH स्टूडियो फैशन नहीं, पहचान का घर। और नीचे एक पंक्ति, तुम कौन हो यही तुम्हारा डिजाइन है। कहानी समाप्त।